सो क्लास 10th बोर्ड ने हमारे एमपी बोर्ड ने प्रश्न बैंक जारी की है 2021-22 एग्ज़ाम के लिए। और आज हम इसके लिए गणित यानी मैथ्स की बनाएंगे। तो आज इसका पहला पार्ट डाल रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, जो हमारे लेसन वाइज ब्लूप्रिंट जारी किया उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए होंगे इसमें। जैसे कि लेसन फर्स्ट में से 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसके हिसाब से ही आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले बच्चों लेसन नंबर फर्स्ट है ना। ये एक्चुअली हिंदी मीडियम में है तो मैं इसका इंग्लिश भी करता जाऊंगा, बच्चों आपको बताता जाऊंगा। तो मीडियम का कोई इशू नहीं आएगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख सकते हैं इसको, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है चूज़ करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प चुनिए। 96 और 404 का HCF होगा बच्चों। HCF आपको निकालना सिखाया गया फर्स्ट लेसन में, है ना। आप जब MCQ आए तो जरूरी नहीं जो मेथड हमको सिखाई गई वो आप करें, ठीक है। HCF आप छोटी 3rd 4th 5th क्लास में सीख लेते हैं, वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मेथड हमने करी ये भी बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। तो HCF निकालने का तरीका आपको आता ही होगा, फिर भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो 96 और 404 का HCF निकालना है बच्चों आपको। 96 एंड 404 अगर आपको याद हो तो इस लेसन को जब हम पढ़ रहे थे, है ना, तो हम जो बिगर नंबर होता है बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 404 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है। अब 96 का टेबल तो आप बना ही सकते हो 10th क्लास के बच्चे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा। 96 के टेबल से 4 बार डिवाइड होगा और हमारा टेबल में आएगा 384 बार बच्चों। कितने बार आएगा इसका टेबल? 384 बार आएगा। आप माइनस करके देखते हैं तो 4 - 4 0, यहाँ पर 20 आ जाएगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल प्रॉपरली लाइन वाइज लाइन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि जैसे कि 404 डिवाइडेंड है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे? 96 से। तो क्वेश्चन 4 है, डिवाइजर 96 से, तो 96 से गया 4 बार डिवाइड और प्लस 20, ऐसे लिखा करते थे आप लोग एग्जाम में। यहाँ इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपको, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है। तो अब क्या हुआ, जो रिमाइंडर बचता है बच्चों उसी से डिवाइजर को डिवाइड किया जाता है। यानी अब 96 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा, तो 96 को डिवाइड किया 20 से, 24 × 80, क्या बचा? 16 बचा। अभी भी हम ये स्टेप कब तक करते हैं अगर आपको याद हो तो, कि जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब रिमाइंडर 0 वही हमारा आंसर हो जाता था। अब 20 को डिवाइड करना है 16 से, सो 20 को डिवाइड करिए 16 से। क्योंकि ये MCQ है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करवा रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। 16 1 जा 16 माइनस क्या आया 4, ठीक है। तो अब हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है उसको फिर रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। हर बार यही होता है, जो डिवाइजर होता है उसको इससे डिवाइड करते जाते हैं। रूल यही है निकालने का। तो 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16। तो बच्चों आपको याद होगा जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वही होता है HCF। तो यहाँ आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका HCF क्या आएगा? HCF हो जाएगा आपका 4। मैं फिर से बता दूं, वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा, ये लेसन में कर रखा है। अगर आपने लेसन ढंग से पढ़ा है तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है बच्चों। जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको स्मॉलर से डिवाइड करते हैं। कब तक? कि जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए, है ना। मतलब एक स्टेप में नहीं होता, पहले आपने इसको डिवाइड किया, 4 टाइम डिवाइड हुआ, 20 रिमाइंडर हो गया, जिससे डिवाइड किया था उसी को अब रिमाइंडर से डिवाइड करना है। सो 96 को 20 से डिवाइड किया, 4 टाइम गया, फिर बच गया 16। इस बार डिवाइड किया 20 से, तो 20 को अब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 16 से। डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आया। अब 16 को डिवाइड करेंगे फिर से रिमाइंडर से, जिससे पिछली बार डिवाइड किया था उसको इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। 16 को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड पूरा चला गया, रिमाइंडर 0। तो इस समय आपने किससे डिवाइड किया? आपने डिवाइड किया 4 से, तो आपका HCF आ गया 4। तो देखा जाए तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। इसी टाइप से अब 12 और 15 का HCF आप निकाल लोगे, बताऊंगा ही नहीं मैं आपको, बहुत आसानी से 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका LCM 8 है, HCF क्या होगा बच्चों? तो इंग्लिश वाले बच्चों को सुना दूं मैं।
है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32। टू नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 32 है। इनका एलसीएम 8 आ रहा है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, एक्सरसाइज 1.2 में करवाते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहते हैं, मल्टीप्लाई करना, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब ऐसा भी लिखा जाता है एलसीएम ऑफ दोनों नंबर का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ। ठीक है, यहाँ हमको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम ज़्यादा मेथड पे नहीं जाएंगे। क्लियर क्लास। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ इस क्वेश्चन में दिया 32। आई थिंक एक बार चेक कर लेना चाहिए। हाँ यस 32 गुणनफल है, एलसीएम 8 है, एचसीएफ आ गया बच्चों, सामने तो रखा है आंसर। ये दिया है 32, प्रोडक्ट या गुणनफल 32 दिया है, एलसीएम 8 दिया है, एचसीएफ निकालना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ को अकेला कर दो, है ना, 8 हटेगा, डिवाइड में जाएगा। 32 को डिवाइड किया 8 से तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा यार, 4। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन 4, मतलब सॉरी इसका आंसर 4 है। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक बच्चों एचसीएफ कहते हैं इंग्लिश में। मतलब 4 और 7 का एचसीएफ निकालना है आपको, तो वो तो आप फाइंड कर लोगे, कोई इशू नहीं है। इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ कुछ भी नहीं होगा बच्चों, 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स ये एक प्राइम है, ये भले कंपोजिट है बट 7 प्राइम है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, इसलिए इनका एचसीएफ 1 ही होगा। फॉर एनी इंटीजर m, मतलब किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। मतलब अगर कोई इंटीजर m है ना, तो इवन इंटीजर के लिए आप क्या फॉर्मूला बनाओगे बच्चों, इवन इंटीजर के लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, इवन के लिए फॉर्मूला बन सकता है 2m, है ना, इवन, क्योंकि अगर मान लो m ऑड भी हो तो 2 का मल्टीप्लाई करने से इवन बन जाएगा, इसलिए आंसर आएगा इसका 2m। ठीक है, 2m प्लस 2 भी आ सकता है, एग्जाम में ऐसा ही पूछ, जो ये चीज़ें दिख रही है ना इनको छोड़कर, जैसे मान लो एग्जाम में 2m नहीं आया, 2m प्लस 2 दे दिया तो वो भी इवन है, 2m प्लस 4 बोल दिया तो वो भी इवन है, 2m प्लस 6 बोल दिया तो भी इवन है। यहाँ पर ये जो तीनों दिए ये ऑड है, कभी ऑड पूछेगा तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। 2m प्लस 1 ऑड है, 2m प्लस 3 ऑड है, 2m प्लस 5 भी ऑड या विषम है बच्चों, हिंदी में विषम कहते हैं उसको। नंबर 5, 15, 20 मतलब संख्याएं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो इन तीनों का एलसीएम निकालना है बच्चों और एचसीएफ। 5, 15, 20 चलिए एलसीएम कर लेते हैं फास्ट फास्ट। 5 से करोगे 1, 3, 4, 2 से करेंगे 1, 3, 2, वैसे करना 2 से चाहिए बट अब हमको कोई दिखाना तो नहीं, हमको सिर्फ आंसर निकालना है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 से 1 में, 3 में, नो 1 में। 3 से करेंगे 1, 1, 1, ये तो सबको आता ही है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, तो एलसीएम कितना आया 60। 5 क्या होता है, 5 1 जा 5, 15 क्या होता है बच्चों, 3 5 जा 15, 20 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। एचसीएफ में क्या देखते हो, जो कॉमन है, कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो आपका एलसीएम हुआ 60, एचसीएफ हुआ 5। रेशियो किस चीज़ का करना है, आपको अनुपात या रेशियो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम 60, रेशियो एचसीएफ 5, 5 से कट हुआ 1 बार, 5 से कट होगा 12 बार, तो 12:1 क्या आंसर आएगा, 12:1, आंसर नंबर डी। क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यहाँ क्या आएगा, शेषफल, है ना, एक फॉर्मूला है बच्चों। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, फॉर्मूला है, वैसे आप लोगों को आता ही होगा, मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस कोशिएंट
प्लस रिमाइंडर। तो आंसर आएगा, इसका आंसर इंग्लिश में रिमाइंडर और हिंदी में शेषफल कहते हैं। संख्याएं 8, 9 और 25 के HCF का मान। अब बच्चों HCF तो आप निकाल लोगे, नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, आसानी से कर लोगे। सत्य असत्य। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, और r जो होता है वो 0 से स्मॉलर होता है और b से छोटा होता है। बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि कोई 2 नंबर्स हैं a एंड b, है ना, और वहाँ पर q और r कुछ नंबर्स हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, और जहाँ पर r जो होता है वो 0 से इक्वल होता है और बराबर होता है, और b से कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों, सही है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। रिमाइंडर जो होता है यहाँ पर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर a को b से डिवाइड कर रहे हैं ना आप, a बराबर बी क्यू का मतलब है a को b से डिवाइड कर रहे हो आप। तो जो रिमाइंडर है हमारा शेषफल है वो हमेशा कैसा होता है, b से छोटा होता है। तो दिया है r लेस देन b, और बड़ा होता है और इक्वल होता है 0 के। तो ये ट्रू है बच्चों, बिल्कुल सही है। अ नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रमों को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो बच्चों बिल्कुल सही है। किसी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन उसके फैक्टर के क्रम को छोड़ते हुए बिल्कुल अद्वितीय होता है। मतलब कहने का ये मतलब है, कोई अगर नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, सपोज एग्जांपल के लिए मान लो 20 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। वो बोलना है चाह रहे कि जैसे 20 नेचुरल नंबर है, जो हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो आंसर आएगा 2 × 2 × 5। तो इसके प्राइम फैक्टर यही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसके प्राइम फैक्टर यही हो सकते हैं, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इसको ऐसा लिख सकते हो 2 5 2, बस ऑर्डर बदल सकता है, बाकी प्राइम फैक्टर्स नहीं बदलेंगे। ठीक है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड वही रहते हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, क्रम को छोड़ते हुए क्रम बदल सकता है, बस क्या बदल सकता है, क्रम, बाकी वो अद्वितीय होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं। क्लियर है। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर देयर प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना, कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, बट देयर ऑर्डर कैन बी चेंज, उनका ऑर्डर जो है वो बदल सकता है, लिखने का ऑर्डर बदल सकते हो बस। तो ये ट्रू है बिल्कुल। एक शब्द में उत्तर देना है, यानी 1 वर्ड या 1 लेटर में, सॉरी 1 सेंटेंस में। 94 और 404 का HCF लिखिए बच्चों, ये तो आप निकाल लोगे, बहुत बार हो चुका है। किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम। बच्चों ये विषम होगा, अभी समझाया था ऊपर मैंने। मतलब अगर कोई नंबर p है तो 2p + 1 क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, विषम होगा कि सम। तो बिल्कुल विषम होगा बच्चों। एग्जाम्पल सिखा दूंगा आपको। आप मान लो p को 10 लेते हो तो 2p + 1 क्या होगा, 10 2 × 20 + 1 21, कैसा हुआ, ऑड। चलो मैं 9 मान लेता हूँ, ये इवन माना तो भी आंसर ऑड आया। मैं ऑड मान लेता हूँ तो आंसर क्या आता है, 9 2 × 18 + 19, वो भी ऑड आया। मतलब हमेशा 2p + 1 कैसा होगा, ऑड होगा, यानी विषम होगा। ध्यान रखना, 2p + 1 कैसा होगा, विषम, यानी कि ऑड नंबर। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी इंटीजर p 2p + 1 स्टैंड्स इवन और ऑड, क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, तो वो ऑड होगा बच्चों, मैंने बताया था आपको। 2p इवन, 2p + 1 ऑड। क्वेश्चन में ये भी चेंज कर सकते हैं, वो इसको सिर्फ इतना चेंज कर सकते हैं एग्जाम में बच्चों, 2p + 3 लिख दिया, तो ये नहीं कि आप रट्टा मार के जाओगे, समझ के जाओगे भाई। 2p इवन होता है, +1 करोगे तो ऑड, +3 करोगे तो ऑड, +5 करोगे तो भी ऑड हो जाएगा, मतलब विषम हो जाएगा। 2p अगर इवन है तो 2p + 2 क्या होगा, बिल्कुल इवन होगा, सम होगा। 2p + 4 इवन होगा या सम होगा। ठीक है, चलिए संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम
जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों लेसन फर्स्ट में पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है, उसके यूज से 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। वैसे तो आपको देखा जाए तो ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, लेसन का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का। चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हमको, 135 और 225। शुरुआत करते हैं। दोनों मीडियम के बच्चों को एक साथ कराऊंगा बच्चों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का सबसे पहला रूल क्या होता है, चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। तो ये नंबर बड़ा है तो हम क्या लिखते हैं कि यहाँ 225 जो है वो बड़ा है 135 से। इंग्लिश में चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, यहाँ 225 135 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, तो हम 225 और 135 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे, हियर इंग्लिश में क्या लिखोगे बच्चों, हियर 225 इज ग्रेटर देन 135, सो ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 225 एंड 135 वी गेट, हमको क्या मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ आप क्या करोगे, जो रफ में करने का काम है वो बता दूँ आपको। आप 225 को 135 से डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा 1 बार, तो यहाँ लिखोगे 135, 5 में 5 गया 0, यहाँ बचेगा 12 में 3 गया तो 9, 90 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 90। तो हम इस लेमा को पूरा वैसे ही लिखेंगे जैसा लिखते आए हैं। किस चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, 225 को, तो यहाँ लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135, डिवाइड हुआ एक बार तो 1, रिमाइंडर क्या बचा 90, तो ये लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई। फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर आया है, क्योंकि रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, हमारा रिमाइंडर 90 जो है वो 0 के बराबर नहीं। हमको क्या चाहिए, जब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहां मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर 90 जो है वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहां मत लगाना, यहां लगाना। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए हम अब किससे डिवाइड किया था, 135 और 90 के लिए फिर से यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो मैथ्स की लैंग्वेज में, बिकॉज 90 is not equal to 0, 90 is not equal to 0, so we again apply Euclid division lemma for 135 and 90। तो फिर से हमको आंसर क्या मिलेगा बच्चों, अगर मैं 135 को 90 से डिवाइड करूंगा तो 1 बार डिवाइड होगा और 45 बच जाएगा। कैसे बच जाएगा तो देख लो भाई, 135
90 से डिवाइड करोगे, हमको पता है 90 के टेबल में 135 तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 90 आता है। 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गई 4, 45 बचेगा। क्या बचा रिमाइंडर, 45 बचा। आप फिर बोलोगे, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि भाई फिर से रिमाइंडर जो है वो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, है ना। हम फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख दो, पुनः 45 0 के बराबर नहीं है तो हम एक बार फिर से 90 और 45 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में बच्चों इसको, अगेन 45 नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं है। सो वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन फॉर 90 एंड 45। अब इस बार 90 को अगर मैं 45 से बच्चों डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, और अब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 45 2 90, 2 बार डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। आते ही ना आप लोगों को 90 को 45 से डिवाइड करना, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः यह प्रक्रिया हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे, यहीं पर ही समाप्त करेंगे। और HCF या हिंदी में चाहो तो लिख लो, महत्तम समापवर्तक होगा, जिससे भाग देते बच्चों, किससे भाग दिया आपने, 45 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0 हुआ। तो 45 आपका क्या है, महत्तम समापवर्तक, या इंग्लिश में कहते हैं HCF। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम सिर्फ एक चीज लिखेंगे यहाँ पर, हियर रिमाइंडर इज 0, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। सो वी एंड दिस प्रोसेस हियर, हम यहाँ पर इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं, ठीक है। वी एंड दिस प्रोसेस हियर एंड HCF of 135 and 225 is equals to 45। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 135 और 225 का HCF 45 हो जाएगा। क्लियर है क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 867 और 225 का HCF ज्ञात करने का, वो जो सेम क्वेश्चन है बस नंबर बदल दिए, तो आप खुद ही करेंगे ट्राई, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, ठीक है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात के न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है बच्चों,
तो यहाँ सिंपल सा काम बच्चों, आपको 420 और 130 का HCF निकालना है ना। तो आपका एक क्वेश्चन प्रॉपरली हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, है ना। एक्सरसाइज 1.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 इसका सॉल्यूशन है। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले पहले क्वेश्चन समझ लें अच्छे से, है ना। सिंपल सी बात है, 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है। हमको इनको ढेरियों में रखना है अलग अलग, है ना। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, ढेरियों में समान नंबर होना चाहिए, यानी जितनी बर्फी इसकी उतनी ही बर्फी इसकी होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम जगह घेरे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर का हम क्या लेंगे, HCF लेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं HCF निकालना। स्टूडेंट करना क्या है आपको 420 और 130 का HCF लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 7th। क्या ज्ञात करना है आपको, सो 420 और 130 के HCF के लिए हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फॉर HCF of 420 and 130 we use Euclid डिवीज़न लेमा। हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा तरीका बच्चों, इधर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम 420 को 130 से डिवाइड कर लो, 13 3 जा 39 बचा 30, ठीक है। तो आप लिखोगे 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30, रिमाइंडर 30 है। यहाँ शेष फल 30 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर से पहले 130 से डिवाइड किया था, अब 130 और 30 में फिर से क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। फिर से 130 और 30 में यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हियर रिमाइंडर 30 which is not equal to 0, so we again use Euclid division lemma for 130 and 30। 130 और 30 के लिए फिर से हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे बच्चों। 34 जा 120 बचा 10, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। फिर से
फिर से शेषफल 10 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो 30 से किया था, बचा 10, तो 30 और 10 में क्या लगाएंगे, यूक्लिड का लेमा। तो 30 और 10 में फिर से यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर फिर से वही लिख लो, अगेन tan not equal to 0, we use Euclid division lemma for 30 and 10। 30 और 10 के लिए यूक्लिड का लेमा फिर से लगाएंगे। अब सिंपल सी बात है, 30 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो हो ही जाएगा, 10 3 या 30, इसका मतलब 30 इज इक्वल्स टू 10 3 प्लस 0। ठीक है, 10 3 प्लस 0, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा जिससे डिवाइड करते हैं। तो सो हियर तो यहाँ HCF 10 होगा, हियर HCF इक्वल्स टू 10, अतः दुकानदार को 10-10 की ढेरियाँ बनाना चाहिए। कितने की ढेरियाँ बनाना चाहिए उसे, 10-10 की ढेरियाँ बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेम तरीके का क्वेश्चन बच्चों एक और आया है। किसी परेड में, जो हमारे लेसन के बीच में दिया हुआ है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अगेन आपको HCF निकालना है 616 और 32 का। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लो। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इंग्लिश में बोलें तो बच्चों क्या होगा, show that every positive even integer form 2q, इवन इंटीजर 2q होता है और ऑड इंटीजर 2q + 1 होता है। ये हमको बताना है, शो करना है बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम कर लेते हैं इसको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन आप करते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो, पहले आप लिख लेते हो सॉल्यूशन 9 वाला है। आपको मानना पड़ेगा किससे किसको डिवाइड कर रहे हो। तो आपको जो आंसर लाना है उसको ए मान लो कि मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर यहाँ पर 2 लिखा है बच्चों। क्यों लिखा है इसका कारण समझाता हूँ।
हमको क्वेश्चन में जो प्रूफ करके दिखाना है ना, वो ऐसा बोला है कि बताओ कि धनात्मक पूर्णांक इवन जो है, मतलब सम संख्या जो है, यानी इवन नंबर जो दिखाना है वो 2q हो। लिया ना क्वेश्चन में, इवन को 2q होना चाहिए और 2q + 1 होना चाहिए ऑड को। तो यहाँ पर q के साथ जो नंबर है हम उससे डिवाइड करते हैं बच्चों। ये लॉजिक है आपका कि सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी नंबर a को 2q बताना है तो आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से। इसलिए मैं b नंबर को क्या लूँगा? b को हम लेंगे 2। b को हम क्या लेंगे बच्चों? 2 मानेंगे। मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 लिया आपने, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा से, है ना, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से किसी पूर्णांक q के लिए, मतलब ये है कि मान लो 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो q बार डिवाइड हो रहा है। हम ये मान रहे हैं कि 2 से कितने बार डिवाइड हो रहा है? q बार हो रहा है। a कोई नंबर मैंने माना है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई नंबर a मान लीजिए जो पॉजिटिव हो, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर ले लिया। और हमको बोला है कि आंसर जो है वो 2q होना चाहिए इवन के लिए, मतलब सम संख्या के लिए, और 2q + 1 होना चाहिए ऑड के लिए, यानी विषम संख्या के लिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सिंपल सी बात है, हमने एक तो a माना है इवन पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्या को, b को 2 माना है क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना है। और कितने बार डिवाइड हो रहा है? मान लिया मैंने कि q बार डिवाइड हो रहा है किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए। a को ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस, सॉरी मतलब होता यही है, a बराबर 2q + r, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला ये है बच्चों, a बराबर bq + r। डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है, a डिवाइजर मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं, b a डिवाइडेंड जिसमें भाग दे रहे हैं, b डिवाइजर जिससे भाग दिया जा रहा है, q कितने बार डिवाइड हुआ, कोशेंट, और r होता है रिमाइंडर। उसी प्रकार से यहाँ मैं a में डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, q बार डिवाइड हो रहा है, r रिमाइंडर बच रहा है। और यहाँ पर r जो है ना, r कैसा होना चाहिए? r हमारा होना चाहिए << 2 और > 0। मतलब r जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 2 से उसे हमेशा छोटा होना चाहिए। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी बच्चों, इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप लोग? तो लिख लोगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कि a कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। एंड b = 2, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी इंटीजर q, ठीक है। q जो है, यही वैल्यू को आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसी वैल्यू को इसके नीचे लिखना है ना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बच्चों r क्या क्या हो सकता है? जहाँ r जो है वो 2 हो सकता है, या तो r 0 हो या r 1 हो, क्योंकि हमको इस 2 से छोटा लेना है। 2 से छोटा नंबर 2 ही है, 0 और 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर r = 0 और r = 1। तो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं r की जगह 0 रखूँगा तो a बराबर क्या बनेगा? 2q, है ना। सो a की 2 वैल्यू आ गई। एक हो गया 2q, क्योंकि अगर मैं +0 रखूँ तो a का आंसर 2q हो गया। एंड इट इज
even number because on multiply by 2, देखो on multiply by 2 in any number it always become even। ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, भले वो q कुछ भी हो, लेकिन अगर q में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा इवन ही होगा बच्चों। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 2q जो है वो कैसा नंबर है, इवन है। क्यों? इट इज़ इवन नंबर बिकॉज ऑन मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर में, इन एनी नंबर, इट ऑलवेज बिकम इवन। ये ध्यान रखना हमेशा। हिंदी में क्या लिखोगे कि जब भी हम किसी संख्या में 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो वह सम बन जाती है। अब समझो बात को ध्यान से। मैंने ए को क्या क्या लिख सकता हूं मैं? ए को लिख सकता था ए बराबर 2q, और एक लिख सकता हूँ ए बराबर 2q प्लस 1। कैसे? क्योंकि ये जो मेरा फॉर्मूला है ए बराबर 2q प्लस आर है ना, इसमें आर को 0 रखा तो ये बना। लेकिन हमको पता है अगर किसी भी नंबर में, ये देखो ए बराबर 2q है, मान लो q कुछ भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 कुछ भी आएगा, लेकिन वो नंबर ऐसा रहेगा कि उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन बनेगा ना। इसलिए ए बराबर 2q ऑलवेज इवन होगा। ठीक है, बुक में एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है बच्चों। आप बुक में मैं अगर आपको दिखाऊं तो बुक वालों ने तो डायरेक्टली लिख दिया कि हाँ भैया होगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन बुक में दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, ये यहाँ लिख दिया उन्होंने। ये बराबर 2q है तो ये एक सम पूर्णांक है। क्यों है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, हम तो बता भी रहे हैं आपको कि एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा, हमेशा एक इवन नंबर बनेगा। क्योंकि q को आप कुछ भी रख लो, 1 है ऑड, 2 है इवन। 1 रखूँगा तो 2 1 जा 2, मान लो इसको 3 रखता हूँ या 2 रखता हूँ, 3 रख लो, चलो 3 रखा तो 3 2 जा 6 तो भी इवन, 5 रखा तो 5 2 जा 10 तो भी इवन, है ना। यानी ऑड रख रहा हूँ तो भी ये नंबर आंसर क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। क्लियर है? इसलिए तो हिंदी में भी ये लिख लिया, जब भी हम किसी संख्या में 2 का गुणा करते हैं तो वह सम संख्या बन जाती है, कोई भी संख्या हो। ठीक है, चलिए अब और a बराबर एक 2q प्लस 1 भी है। क्यों प्लस 1 है बेटा? समझो बात को, क्योंकि हमने बोला है कि a जो है उसका फॉर्मूला यूक्लिड के नियम से बनता है कि a कोई संख्या है जिसमें 2 से भाग दे रहे हैं, q बार डिवाइड हो रहा है और r रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन r सिर्फ जिससे भाग देते हैं, 2 से भाग दे रहा हूँ तो उससे छोटा हो सकता है, यानी 2 से छोटा 0 और 1 हो सकता है। मैंने r को 0 रखा, ये बन गया। r को अगर 1 रखता हूँ तो 2q प्लस 1 बन जाता है। तो अभी अब ध्यान से समझिए कि अगर कोई इवन नंबर है, समझो बात को, अगर ये नंबर इवन है, 2q इवन है, अगर उसमें 1 जोड़ दूंगा तो वो ऑड बन जाएगा ना, क्योंकि हर इवन संख्या में 1 जोड़ो तो वो ऑड बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज इवन। ये इवन क्यों है? बिकॉज ऑन एडिंग 1 to any इवन इंटीजर, किसी भी इवन इंटीजर 2q में अगर 1 जोड़ते हैं, इट विल ऑलवेज बिकम ऑड। तो वो हमेशा क्या बन जाता बच्चों? ऑड बन जाता है। क्या बनेगा? ऑड नंबर। हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं बच्चों? हिंदी मीडियम वाले सिर्फ ये लिखेंगे, ये जो इंग्लिश में लिखा है वो, ये लाइन तो आप सेम ही लिखोगे, ए बराबर 2q प्लस 1। इसके बाद ये जो लिखा है मैंने इसको हिंदी में लिख देता हूँ। यह एक विषम पूर्णांक होगा।
क्यों होगा? क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक क्या दे रखा है भाई, ये बराबर 2q है, क्योंकि मैं 2q में सिर्फ 1 ही तो जोड़ रहा हूँ, तो ये अगर धनात्मक है, सॉरी धनात्मक, यहाँ सम कर लेना, सम, या धनात्मक ना लिखते हुए भी आप सिर्फ सम लिखोगे, किसी सम पूर्णांक 2q में 1 या 1 जोड़ने पर यह हमेशा एक विषम संख्या बनेगा। ठीक है, काम खत्म। क्लियर हुआ आपको? चलिए 9th क्वेश्चन हुआ। सेम वे में बच्चों आप 10th कर लोगे। 10th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 10th क्वेश्चन में आपको बस बोला है 2q की जगह 4q हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आप, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपको कि हम a कोई धनात्मक संख्या लेते हैं और b बराबर 2 लिया, तो यहाँ इस क्वेश्चन में b बराबर 4 लेंगे। उनने ये बोला है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है ना, जहाँ q एक पूर्णांक है। बच्चों मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, गलत तो नहीं है, धनात्मक विषम होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 4q+ धनात्मक तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, है ना। धनात्मक विषम लिख लो आप लोग, यहाँ सही कर लो इसको। यहाँ पर क्वेश्चन में धनात्मक विषम आएगा, विषम, विषम मतलब ऑड नंबर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर विषम कर लीजिए आप, तो 4q+1 ऑड होगा और 4q+3 भी ऑड होगा और 4q+2 और 4q इवन होगा। चलिए ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, है ना, बहुत आसान है, तरीका मैंने समझा दिया, जैसा 2q में करा वैसे 4q करेंगे, है ना। यहाँ कोई वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे भाई। अगर किसी नंबर a को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और q बार डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा r, और r जो रिमाइंडर होता है बच्चों वो हमेशा छोटा होता है जिससे भाग दे रहे हो। भाग किससे दे रहे हैं? 4 से, और बड़ा और बराबर होता है 0 के। 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, तो अगर 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए तो हमारा r क्या हो सकता है? 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। तो a के 4 आंसर आएंगे। a बराबर 4q, r की जगह 0 रखा तो 4q आएगा। a बराबर आएगा 4q+1, अगर मैं r को 1 रखूँ तो 4q+1 आएगा। अगर मैं r को 2 रखूँ तो एक आंसर आएगा 4q+2। ठीक है, फिर एक a बराबर 3 रख दूँ तो आंसर आएगा 4q+3। ठीक है, बाकी सब लिखना वैसा ही है बच्चों, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लग जाता है, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। मैं आपको आइडिया समझा रहा हूँ क्या होगा। इन सब में एक बहुत से अच्छी चीज़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हो, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 × 2q, तो ये इवन हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करने से। किसी भी चीज़ में 2 का मल्टीप्लाई करो वो इवन बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो, इन दोनों में 2 कॉमन ले लोगे, इन दोनों में क्या ले लोगे? 2 कॉमन ले लोगे, तो ये अंदर बन जाएगा 2q+1, तो ये भी क्या हो गया? इवन। तो बचे हुए दोनों क्या हो जाएंगे? आपके ऑड हो जाएंगे। सिंपली बात है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप ट्राई करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट समझा दिया है छोटा सा, बाकी सॉल्यूशन तो सबके पास रहता ही है, समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ तो सबके पास होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा होगा आपके पास, ठीक है। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 को अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है बच्चों आपको, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है 140 को, तो बहुत ईजी है ना। आप लोग आते ही होगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन तो सबको करना। छोटी क्लासेस में बच्चों सिखाया जाता है ना आपको 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 140 के प्राइम फैक्टर करोगे तो आप क्या होगा? 2 से डिवाइड करो 70, फिर 2 से करोगे 35, 5 से होगा 7 जा, 7 से होगा 1। जैसे क्वेश्चन तो आना बहुत मुश्किल है बच्चों, किस्मत अच्छी हो तो ये आएंगे, बाकी तो नहीं आ सकते हैं। तो आप लिखोगे इसका 11 में सिर्फ आपको 140 = 2 × 5 × 7,
चाहो तो इसको पावर के फॉर्म में दिखा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, वैसे ये आंसर ज़्यादा करेक्ट है। ये तो पावर में आ गया इसलिए इसको मत लिखना है, यही आंसर को आप लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों आप कर लेंगे। 156 को भी अभाज्य गुणनफंडों में लिखना है। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम निकालो। आपको आते ही बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि छोटी क्लास में सिखाते हैं। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम निकालिए। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 6 और 20 का करवा देता हूँ, छोटा है जल्दी हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि यही होती बच्चों, ये जो बचपन में आपको सिखाते थे। विच क्वेश्चन इज दिस? इट इज नंबर 13 क्वेश्चन। 6 और 20 एलसीएम लेना है तो पहले 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो स्टार्टिंग 2 से ही होती है। 2 से 6 में जाएगा, जी हाँ 3 टाइम्स डिवाइड होगा। 20 में यस 10 टाइम्स। 2 से 3 में डिवाइड नहीं होता है, तो इट इज़ रिटर्न एज इट इज़, इसको वैसा का वैसे लिखते हैं। इसमें जाएगा 5 बार। अब 2 से जाना इम्पॉसिबल, 3 से करेंगे, 3 में 1 बार, 5 में नहीं जाता। 5 से किया 1 1। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम करना है, तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर और लिख लेना, एलसीएम ऑफ 6 और 20। 2 2 3 5, 2 2 3 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60 आ जाएगा। ठीक है, HCF कैसे करते हैं बच्चों? HCF तो बहुत ही आसान होता है। HCF करने के लिए हमको पहले लिखना होता है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 करके देख लेना। छोटा क्वेश्चन है इसलिए नॉर्मली कर रहा हूँ, बाकी को आप कैसे करोगे? बाकी अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप ऐसे करोगे। 6 को पहले किया आपने 2 से, तो 3 बार गया, 3 को किया 1 बार, तो 2 और 3 दो ही हैं। यहाँ पर 1 जरूर लिखना बच्चों की, बहुत बार क्या होता है कुछ नहीं होता तो फिर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे कभी कुछ नहीं आया तो आप 1 कॉमन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा 20 का जो है, 20 का भी आप इसी तरीके से करोगे, तो मैं जल्दी कर दूँ ज़रा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। कुछ कॉमन दिख रहा है? जी हाँ 2 कॉमन है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा? HCF आपका आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सेम क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप। ये भी सेम क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आपको HCF दिया है इन दोनों का 9, LCM दिया है, LCM इन दोनों का फाइंड करना है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। मैंने आपको दोनों तरीके की मेथड सिखा दी है ना? ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ये चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, है ना? गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 16वां। गिवन वैल्यूज, या हिंदी में कहा जाता है दिया है। क्या दिया है आपको? HCF किस चीज़ का? 306657, 306657 कितना दिया है? 9। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कोई विधि का बोला है, कौन सी विधि से करना है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है ना? तो या तो एक फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था उससे कर लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना? जो तरीका आपको ठीक लगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बोला है कौन सी विधि से करना है ना? आपके पास 2 विधि है, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक वो जो हमने फॉर्मूला सिखाया था, तो हम उसी का यूज़ करेंगे फॉर्मूला का। चलिए फॉर्मूला यूज़ करना मेरे को थोड़ा सा ईजी लगता है, कैंसिलिंग नहीं होती। तो फॉर्मूला क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है उन दोनों के LCM और HCF के। 2 संख्याएं कौन कौन सी है? इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। उन दोनों नंबर का LCM या HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 306657 LCM निकालना, HCF कितना दिया है? 9। 9 डिवाइड में जाएगा क्योंकि LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ लाऊंगा तो डिवाइड में। 306 इंटू 657 अपॉन में 9 बराबर LCM। कैंसिल हो जाएगा, दोनों से कैंसिल हो सकता है। 9 1 जा
29 27 9 36 पे तो 34 बार गया। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका एलसीएम होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n एक प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 बस पॉजिटिव होगी। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है। मतलब हम n की पावर कुछ भी ऐसी रख दें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो नंबर आएगा उसके आखिरी में जीरो हो। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ, समझिए बच्चों, कोई सा मीडियम हो समझ में आए क्वेश्चन। भाई 4 के ऊपर मुझे एक पावर लगाना है 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी, मैंने लगा दिया मान लो 4, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 256 होगा। तो वो ये कहना चाहते हैं क्या यहाँ पर मैं कोई ऐसा नंबर लिखूँ जिसको रखने पर यहाँ लास्ट में जीरो आ जाए, क्या ये पॉसिबल है बच्चों। तो कैसे पता चलता बच्चों, हम एक पावर तो हर एक रख नहीं सकते, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अंदर नंबर है ना ये 4, हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर करने पर आप क्या देखते हो कि अगर इस 4 नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 × 5 अगर आ गया, अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 आ गया, तो 4 के करके देखो, 2 से किया 2 बार, 2 से किया 1 बार, इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या ये एंड हो सकता है, नहीं। जिस नंबर के प्राइम फैक्टर करने पर प्राइम फैक्टर में 2 × 5 आ जाए बच्चों, समझ लो कि वो नंबर क्या होगा, एंड होगा 0 से। क्या होगा, 0 से एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर चेक करना है जिस नंबर के, अगर उसमें 2 × 5 आ रहा है तो हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। क्लियर क्लास। तो इसका सॉल्यूशन तो आप बुक में देख सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाएगा आपको, तरीका मैंने समझा दिया है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ईजी है। सिंपली आपको क्या चेक करना है कि भाई इसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 है कि नहीं है, नहीं है, दिख रहा है साफ साफ 2 × 2 है, तो ये जो नंबर है n की किसी भी वैल्यू के लिए लास्ट के डिजिट इसका यूनिट प्लेस कभी 0 नहीं हो सकता है, नेवर। ओके चलिए सॉल्यूशन आपको सेम इट इज बुक में मिल जाएगा, समझा मैं चुका हूँ आपको। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमको शो करके दिखाना है कि ये क्यों भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर शो करना है बच्चों हमको कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी नंबर को भाज्य या कंपोजिट प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम ये है कि भाई कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है और अगर उसके प्राइम फैक्टर किए जाएं, मतलब या उसके फैक्टर्स किए जाएं, तो उसके फैक्टर में से एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, है ना। जैसे कि भाई ये 4 है, 4 कैसा है, कंपोजिट है, क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टर में एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है ना, 2 × 2 आ रहा है। भाज्य संख्या वो होती है जिसका 1 और अपने आप के अलावा कोई और एक फैक्टर होना चाहिए। तो भाई 4 के जो फैक्टर है वो है 1 और 4, लेकिन इसके अलावा 2 भी तो 4 का फैक्टर है, 2 से भी तो 4 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर। तो यही हमको प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। जो पहला क्वेश्चन है हमको इसमें यही करना है, 7 11 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, 18 का पहला क्या है, पर यहाँ आपको व्याख्या करना, मतलब लिख के दिखाने, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। 7 11 13 + 13, 7 11 13 + 13। हम सबसे पहले इसमें 13 कॉमन लो, 13 कॉमन लिया तो अंदर बचा 7 11। इस पूरी टर्म में से, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है प्लस ये एक और टर्म है, तो इस पूरी टर्म में से 13 कॉमन गया बाहर, प्लस यहाँ पर 13 के जाने से 1 बचा। 11 7 77, 11 7 जा 77, प्लस का 1 जोड़ा 78। ये जो नंबर हमने लिया था ये बन गया हमारा 13 × 78। क्या बन गया, 13 × 78। फिर आप क्या लिखोगे, आपको छोटी सी यहाँ पर लाइन लिखना पड़ेगी, बाय द डेफिनेशन ऑफ
कंपोजिट नंबर, मतलब कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ अ नंबर इज कंपोजिट, अगर मान लो कि कोई नंबर कैसा है, कंपोजिट है, देन इट मीन्स इट हैज अ फैक्टर अदर देन वन एंड इट सेल्फ, मतलब उसका एक फैक्टर होना चाहिए अदर देन वन, वन को छोड़ के और अपने आप को छोड़ के, अदर देन एंड इट सेल्फ। तो यहां पर आपको दो दो फैक्टर दिख रहे हैं भाइयों, एक तो 13 दिख रहा है, एक 78, चलो 78 तो छोड़ो, 13 प्राइम नंबर है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर 13 एक फैक्टर है, ना तो वो 1 है ना ही वो नंबर है, क्योंकि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 78 में 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 13 8 104 4 कैरी ओवर 10 13 9 10 101 149, तो ये वो नंबर है और इसके फैक्टर 13 तो है ना। इसके अलावा और 1 के अलावा क्या ये फैक्टर है, बिल्कुल है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्या लिखा उन्होंने, सिर्फ डेफिनेशन लिखी, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई नंबर कंपोजिट तब होगा जब उसका कोई एक फैक्टर हो 1 और अपने आप के अलावा इट सेल्फ, तो वो कंपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो टेकिंग 13, ये भी मत लिखो, कॉमन लेने की क्या जरूरत है, ऐसा लिखो, हैंस इट हैज फैक्टर 13 अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, अपने आप और 1 के अलावा इसका 13 एक फैक्टर है, देयरफॉर लिख दो फटाफट से, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ला रहा हूँ क्या लिखना है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। कहीं पर कोई और छोटा चीज़ आपको मिल रही हो लिखने के लिए तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात है भाज्य की। तो बच्चों ये इतना तो आप कर ही लेना, इसके बाद जो इंग्लिश में लिखा है इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा से यह ज्ञात होता है आपको कि हर वो संख्या जिसका कम से कम एक गुणनखंड 1 तथा स्वयं, वो संख्या जिसका कम से कम एक गुणनखंड 1 तथा स्वयं से अतिरिक्त हो, मतलब एक और अपने आप के अलावा कोई और दूसरा कोई फैक्टर है, तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यहां पर 13 एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है ना यहाँ, अतः यह एक भाज्य संख्या को प्रदर्शित करता है, सिंपल है। ठीक है बच्चों, एक वाला आप कर लेना, इसके बाद जो है उसमें भी सेम ही होगा, ये जो है इसमें भी सेम होगा। ये 5 यहाँ पर है कॉमन आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये वीडियो भी खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको नया लेसन बहुपद या पॉलिनोमियल्स करवाऊंगा। क्लियर है, अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें और अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें।